आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अध्याय 3 ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ। जी, ये टॉपिक जो है आज हम प्राचीन भारत से करने जा रहे हैं और इसके हैंड नोट्स जो हैं वो मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं और ये हैंड नोट्स बेस्ड हैं संक्षिप्त इतिहास NCERT सार कक्षा 6 to 12 सहित पुस्तिका पर। और जैसे कि आपको पता होगा कि ये सीरीज़ एक चल रही है जिसमें हम संक्षिप्त इतिहास NCERT सार से जो है पूरी बुक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से मैं आज हैंड रिटन नोट्स आपके लिए लेके आई हूँ, बाकी पहले 2 लेक्चर भी हो चुके हैं, उनके नोट्स भी मैं आपके लिए लेके आई थी, वो लेक्चर मैंने आपको करवाए हैं। अगर जो आप इस चैनल पे नए हैं और आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर वो दोनों लेक्चर जो है अध्याय 1 और अध्याय 2 के वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अध्याय 3 कर रहे हैं। इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल जो है आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर से DSSB PGT हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल जो है उसमें आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं हिस्ट्री के हर टॉपिक को पूरे डिटेल में शॉर्ट नोट्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ, हर तरह से जो है उनको पढ़ा रही हूँ, कवर करवा रही हूँ। तो आपका जो है हिस्ट्री की कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, सारी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर होंगी। तो इसलिए जो है आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन जो है वो ज़रूर प्रेस करें, ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियों में जो चीज़ें हम कवर करने वाले हैं वो है ताम्रपाषाण युग की बस्तियाँ, ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व, दक्षिण भारत लौह युग, महापाषाण युगीन संस्कृतियाँ, शवाधान विधियाँ। ये सारे पॉइंट्स जो हैं हम इसमें कवर करेंगे। इन सारे पॉइंट्स को हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों की बात करते हैं और जानेंगे कि ताम्रपाषाण लफ्ज़ जो है, इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, ये कैसे बना, कैसे ये नाम जो है वो आया। धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ। पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग होने के कारण इस संस्कृति को ताम्रपाषाणिक काल यानी कैल्कोलिथिक कहते हैं। इसको आप चैल्कोलिथिक भी कह सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इंग्लिश में बहुत से लोग चैल्कोलिथिक बोलते हैं और बहुत से कैल्कोलिथिक भी बोलते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि इस काल में क्या हो रहा है, तांबे और पत्थर दोनों के उपकरण यानी औजार जो है वो बनाए जा रहे हैं। इन दोनों के यूज़ की वजह से, इन दोनों के प्रयोग की वजह से इस काल को ताम्रपाषाणिक काल कहा गया। ताम्र यानी तांबा, पाषाण यानी पत्थर, है ना, तो ताम्रपाषाणिक काल कहा गया। इस युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की बनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। तो उपकरण तो वो प्रयोग कर ही रहे थे, साथ ही साथ वस्तुएं भी वो इन दोनों ही चीज़ें की प्रयोग कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ताम्रपाषाण काल की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में 2 पुरास्थल, पहला आहार और दूसरा गिलोंदा प्रमुख हैं। चलिए आहार के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबे वाली जगह था। आहार संस्कृति का काल निर्धारण 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिलुंद आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। ठीक है, गिलुंद से पकी ईंटों का साक्ष्य तथा बालाथल से टेराकोटा के साक्ष्य मिला है। टेराकोटा का साक्ष्य मिला है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरन का उत्खनन हुआ है, यानी इन तीनों की खुदाई हुई है। सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं, जिसके प्रमुख पुरास्थल अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दियामाबाद, पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव,
इनामगांव, प्रकाश तथा नासिक स्थित हैं, जबकि नासिक गोदावरी नदी की सहायक परवरा के बाएं तट पर स्थित एक पुरास्थल है। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति से संबंधित हैं। ठीक है जी, जोरवे संस्कृति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अनेक ताम्रपाषाणिक स्थल इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती स्थल चिरांद के अतिरिक्त वर्धमान जिले के पांडुराजार डिवी और पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। तो हमें जो है ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है वो पता चल गई है, वो एरियाज़ पता चल गए हैं जहाँ पे हमें ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य जो है वो मिले हैं। ठीक, कुछ और जगहें भी मिली हैं, उनको भी देखते हैं। बिहार में सेनुवार, सोनपुर और तारडीह एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेरडी और नरहन भी प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण युग के स्थल, अभी जो हमने स्थल जाने थोड़े से डिटेल में जाने थे, अब आउटर लुक इसका देखते हैं बड़े स्तर पर। बलूचिस्तान, सिंधु, राजस्थान, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जो स्टेट हैं, इन स्टेट में हमें ये मेनली दिखाई देती है संस्कृति। चलिए अब हम थोड़ा सा जानकारी जो है और डिटेल में प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास कुछ स्थल हैं, उन स्थल के बारे में हम देखेंगे कि उनका राज्य कौन सा है, वहाँ से उन स्थलों से हमें क्या क्या मिला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास इनामगांव। इनामगांव महाराष्ट्र में है। यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकानों व गोलाकार गड्ढों वाले मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। फिर है दायमाबाद, इसको देमाबाद भी बुलाते हैं, ये भी महाराष्ट्र में है। यह स्थल परवरा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं मिली हैं। पहली है रथ चलाते हुए मनुष्य, दूसरा हाथी, तीसरा सांड, गेंडा की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कलश शवधान के प्रमाण मिलते हैं। कलश घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिलता है। यह सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। तो दायमाबाद क्या है? दायमाबाद सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। तो यहाँ पर एक कलश शवधान की बात आई है। कलश शवधान क्या है, इसके बारे में मैं आपको अंत में और डिटेल में बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ें। फिर है नवदा टोली। नवदा टोली मध्य प्रदेश में है। इसका उत्खनन HD साकलिया द्वारा किया गया। यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। इस स्थल से चित्रित काले मृदभांड मिले हैं। फिर है नेवासा। नेवासा भी महाराष्ट्र में है। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। फिर है ताम्रवती। ताम्रवती राजस्थान में है। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रेखिक चित्रों से सजे हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ें। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस रखते थे तथा हिरण का शिकार करते थे। यहाँ बात आई है एक इम्पोर्टेंट कृषि और पशुपालन की। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो संस्कृति है ताम्रपाषाण संस्कृति, दरअसल ये नवपाषाण काल में जो है उपस्थित थी। नवपाषाण काल में ही सबसे पहले कृषि हुई और सबसे पहले पशुपालन तो वहाँ पहले से हो ही रहा था। जैसे कि मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया है, प्रस्तर युग में बताया है। आप अगर पार्ट 2 प्रस्तर युग में लेक्चर नंबर 2 में जाकर देखेंगे तो वहाँ मैंने ये सारी डिटेल जो है वो डिस्कस की हुई है। तो उसमें हमने देखा था कि पशुपालन हो रहा था और नवपाषाण काल में जो है कृषि सबसे पहले प्रारंभ हुई। वहीं पर हमने ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में भी पढ़ा था। तो इसकी शुरुआत जो है हम नवपाषाण काल में देखते हैं। लेकिन इसका जो
उच्चतम स्तर है, यानी ज़्यादा जब अधिकांशतः ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ हमें नज़र आती है, फैली हुई नज़र आती है, तो वो हड़प्पा काल में नज़र आती है। इसके बारे में और मैं आपको बताऊंगी अभी इस चैप्टर में थोड़ा आगे चलकर। ये लोग गेहूं और चावल उपजाते थे। इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। वे मसूर, उड़द और मूंग आदि के अतिरिक्त कई दलहनी फसलें भी पैदा करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पकी ईंटों से परिचित थे, परंतु इनका प्रयोग कभी कभी ही होता था। यानी कि पकी ईंटों के बारे में जानते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रयोग इसका नहीं करते थे। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 200 जोड़वे स्थलों में गोदावरी के तट पर अवस्थित द्यामाबाद सबसे बड़ा स्थल है। ये लगभग 20 हेक्टेयर में विस्तृत है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि द्यामाबाद जो है, जिसको देमाबाद भी कहते हैं, सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। ठीक है, और जानकारी भी मिलती है हमें इसके बारे में। दैमाबाद की ख्याति अधिक संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक स्थल ताम्रपाषाण कालीन थे, जिनमें इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है तथा खाई से घिरी हुई है। ठीक है, खाई से घिरी हुई है। महाराष्ट्र में लोग मृतक की अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। तो नवपाषाण काल में जो है हमें कलश के प्रमाण मिलते हैं। मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्माण विधि से सुपरिचित थे, यानी कि वस्त्र भी पहनने लगे थे, है ना। तो अगर आपने नवपाषाण काल के बारे में पढ़ा होगा मुझसे, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं उससे मैच कर रही हैं, है ना। क्यों मैच कर रही हैं? क्योंकि ये संस्कृति जो है उसी समय की है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ आकृतियां यह सूचित करती हैं कि वृषभ यानी सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। कायथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। गणेश्वर नामक स्थल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह राजस्थान में खेतड़ी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट स्थित है। इस क्षेत्र से खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं जैसे तीर के नोक, बर्छे के फाल, बस्तियां, सेल्ट, कंगन, छेनी आदि हैं। गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। गणेश्वर एक स्थान है। गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। तो क्या है कि हमें ये जो ताम्रपाषाण संस्कृति है वो तीनों काल में दिखाई दे रही है। नवपाषाण काल में भी दिखती है, हड़प्पा काल में भी दिखती है और हड़प्पा के बाद भी दिखती है, बल्कि हड़प्पा के बाद हमें ज़्यादा अच्छी अवस्था में दिखती है। गणेश्वर के लोग अंशतः कृषि जीवी और मुख्यतः शिकार जीवी थे। गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? प्राक हड़प्पाई, यानी कि हड़प्पा के पहले की, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई है। समझ गए? तो कितनी इम्पोर्टेंट बात है, याद रखिएगा इसको। यहाँ से गैरिक रंगीन मृदभांड यानी ओसीपी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कायथा संस्कृति लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण हैं, साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। नवदा टोली, एरन और नागदा में पाई गई मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। तो क्या कह रहे हैं? कायथा संस्कृति जो है वो हड़प्पा की समकालीन है।
कंटेम्प्रेरी है उसी टाइम की। और नवदा टोली, एरन और नागदा जो हैं ये पाई गई हैं मालवा में, मालवा संस्कृति। इसको वो बता रहे हैं कि ये पृथक है, ये अलग है। अनेक प्रकार की प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदायों के प्रसार में प्रेरक सिद्ध हुई तथा इससे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो देख रहे हैं किस तरीके से कनेक्शन है कि ये जो कृषक हैं, कृषक के बढ़ने में और किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के विकास में, है ना, उसके बनने में जो है ये ताम्रपाषाण संस्कृति जो है वो अहम भूमिका, अच्छी भूमिका जो है निभा रही है। भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व आते आते लुप्त हो गईं। केवल जोड़वे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। ठीक है जी। फिर सोने के आभूषण केवल जोड़वे संस्कृति में पाए गए हैं। लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद से पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के लुप्त होने का कारण वर्षा की कमी मानी जाती है। ठीक है, ये जो है जब लुप्त हुई हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद वर्षा की कमी की वजह से ये लुप्त हो गई। अब जानते हैं इसके महत्व को। ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व। ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थरों के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। इनमें से अधिकांश लोग तांबे को पिघलाने की कला जानते थे। लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय के लोग चाक पर बने काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। जैसे कि आप जानते हैं चाक का निर्माण जो है, आविष्कार, वो नवपाषाण काल में ही हो गया था, तो ये लोग भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। चित्रित मृदभांडों का सबसे पहले प्रयोग करने वाले इसी समुदाय के लोग हैं जो खाना पकाने व खाने पीने और सामान रखने के लिए इन मृदभांडों का प्रयोग करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कि रिकॉर्डिंग करना जो है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक यहाँ पर जो मेजर इशू आता है वो नॉइज़ का आता है, क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ऐसा टाइम चूज़ करना जिसमें कि एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो और अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकूं, वो बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अगर कोई नॉइज़ आसपास से आती है तो उसे प्लीज़ अवॉइड करा करें, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई नॉइज़ जो है वो ना आए। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। ये पश्चिमी भारत में जौ, गेहूं और मूंग तथा दक्षिणी और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे तथा इनके साथ साथ मांस मछली भी खाते थे। मध्य प्रदेश में कायथा और एड़न तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनामगांव की बस्तियां किलाबंद हैं। तो यहाँ से हमें किलाबंद होने का भी प्रमाण मिल रहा है। ये पहला प्रमाण है, इससे पहले हमें किलाबंद के प्रमाण कहीं नहीं मिले हैं। बाकी ईंटों का प्रयोग, कच्ची ईंटों का प्रयोग, वो सब तो पता चला है, लेकिन किलाबंद का प्रमाण जो है पहला यहीं दिखाई दे रहा है। शव की संस्कार विधियां भी भिन्न थी। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवदान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवदान प्रचलन में था। ये आंशिक और पूर्ण शवदान क्या होता है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, ताम्रपाषाण संस्कृति मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी। तांबा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहा था। ये लोग तांबे में टिन को मिश्रित कर कांसा बनाना नहीं जानते थे, जो तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता था। ठीक है, ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे। तो कैसे थे ये लोग? ग्रामीण थे। ग्रामीण इनकी संस्कृति थी, क्योंकि ज़्यादातर ये गांव में ही रहते थे। अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियां कालक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ताम्रपाषाण जो काल है
वो हमें उसकी शुरुआत नवपाषाण काल में मिल जाती है, थोड़ी बहुत हमें हड़प्पा में भी मिलती है, लेकिन ज़्यादातर जो हमें इसकी तादाद दिखाई देती है कालक्रम के अनुसार वो हमें हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की दिखाई देती है। ज़्यादातर जो है अधिकांश बस्तियां जो हैं वो ताम्रपाषाण काल की हड़प्पा सभ्यता के बाद की हैं, लेकिन तकनीकी रूप से ये सभ्यता जो है नवपाषाण काल में ही आ चुकी थी। ताम्र निधियाँ और मृदभांड अवस्था। 40 से अधिक ताम्र निधियाँ यानी ताम्र उपकरणों के जखीरे प्राप्त हुई हैं, जिनमें अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, खड़ग, हारपून, शूल, आदमी जैसी मूर्तियाँ आदि वस्तुएं हैं। ये ताम्र निधियाँ पूरब में बंगाल और ओडिशा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई हैं। ठीक है जी। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है, जिसमें 424 तांबे के औजार व हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर यानी पतली शीट हैं। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत लोह युग। दक्षिणी भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 1100 ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हुआ। समय का यह अनुमान हल्लूर में प्राप्त वस्तुओं के रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर लगाया गया है। ठीक है जी। तो क्या है टाइम? 1100 ईसा पूर्व के आसपास। उत्तरी दक्कन यानी महाराष्ट्र में अनेक ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां जैसे हल्लूर, पेयमपल्ली आदि में ऐसी ही स्थिति थी। क्या हो रहा है वहाँ पे? वहाँ पे ताम्र भी है और लोहा भी है, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। दक्षिण भारत में लोह युग का प्राचीनतम चरण पिकलीहल और हल्लूर की खुदाई एवं संभवतः ब्रह्मगिरी के शव दफनाने व गड्ढों के आधार पर निश्चित किया गया है। इन शवाधान के गड्ढों में पहली बार लोहे की वस्तुएं, काले एवं लाल मृदभांड तथा फीके रंगे भूरे एवं लाल मृदभांडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ 1000 ईसा पूर्व माना जा सकता है। महापाषाणिक स्थल दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत व विदर्भ क्षेत्र में मिलते हैं, लेकिन जब इतिहास में महापाषाणिक संस्कृति का नाम आता है तो सामान्यतः उसका अर्थ दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति से होता है। अब ये महापाषाण क्या है? महापाषाणिक संस्कृति क्या है? अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा हो, सुना हो, तो आपको पता होगा कि जब हमने बात की थी स्रोत की, ऐतिहासिक स्रोत की, तो वहाँ महापाषाण और मेगालिथ का जिक्र आया था। बेसिकली ये क्या होती हैं? ये कब्रें होती हैं। चलिए मैं अभी आपको और बताती हूँ। महापाषाण शब्द अंग्रेजी भाषा के मेगालिथ शब्द का हिंदी रूपांतर है। मेगालिथ शब्द दो शब्दों मेगा व लिथ से मिलकर बना है। मेगा शब्द यूनानी भाषा के मेगास व लिथ शब्द यूनानी भाषा के लिथोस से निकला है। मेगालिथ का तात्पर्य बड़े बड़े प्रस्तर खंडों से बनी कब्रों यानी स्मारक से है। ठीक, यानी कि ऐसी कब्र होती हैं जिनमें नीचे कुछ दफना दिया, फिर ऊपर से इनके बड़े बड़े पत्थर जो है वो बड़े बड़े पत्थर वो लगा दिए जाते हैं, प्रस्तर जैसे यहाँ पे लिखा है, तो वो लगा दिए जाते हैं, जिनको मेगालिथ कहा जाता है या महापाषाण कहा जाता है। कर्नल मेडोज टेलर ने 1851 ईस्वी और 1862 यानी 1862 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित शोरपुर दोआब क्षेत्र की महापाषाण कब्र स्मारक के उत्खनन का विवरण प्रकाशित किया। ठीक है। पुरातत्वविद एलेक्जेंडर री ने 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी के मध्य तमिलनाडु के तिरुनलवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित आदि चन्नल्लूर तथा 1904 ईस्वी से 1908 ईस्वी के मध्य पेरुम्बर में महापाषाण स्थल का उत्खनन कराया। पुरातत्वविद मार्टिमर हीलर ने
1947 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी का उत्खनन कराया। महापाषाण युगीन संस्कृतियाँ, तो ये जो उत्खनन हुआ इससे हमें क्या मिला? महापाषाण से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। दक्षिण भारत में दफन करने की इस तरह की जानकारी बड़ी संख्या में अनेक स्थानों जैसे महाराष्ट्र नागपुर के पास, कर्नाटक मास्की में, आंध्र प्रदेश नागपुर के पास, कर्नाटक मास्की में, आंध्र प्रदेश नागार्जुनी कोंडा, तमिलनाडु आदि चन्नल्लूर और केरल में पाई गई है। ठीक है जी, अब बात करते हैं भौतिक संस्कृति की। बर्तन, कब्रों की खुदाई से प्राप्त बर्तन काले एवं लाल मृदभांड हैं। विशिष्ट बर्तनों में छिछली, तश्तरी, प्याले, गहरे प्याले जो कि गोल आधार वाले तथा कोन के आकार वाले हैं। ये सब कुछ हमें कहाँ से मिल रहा है? महापाषाण से मिल रहा है सामान। ठीक है, इनके ऊपर दस्ता तथा घुंडी वाले ढक्कन थे। बर्तन रखने के गोलाकार स्टैंड तथा गोल आधार वाले पानी के बड़े मटके हैं। लोहे एवं अन्य धातुओं की वस्तुओं का विस्तार, वो भी हमें महापाषाण से मिल रहा है। महापाषाण युग के सभी स्थलों विदर्भ, मध्य भारत में नागपुर के समीप जुना पानी से लेकर दक्षिण में आदि चन्नल्लूर तक लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में लोहे की वस्तुएं समान रूप में पाई गई हैं। लोहे की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे चपटी, लोहे की कुल्हाड़ियाँ जिसमें पकड़ने के लिए लोहे का दस्ता होता था, उभरे हुए चपटे, किनारे के विभिन्न फावड़े, बेलचे, खुरपी, कुंदाले, हाशिए, फरसे, फान, सब्बल, बर्छे, छरे, छेनी अथवा बसूले, तिपाइयाँ, बर्तन के स्टैंड, तश्तरियाँ, लटकाने वाले लैंप। तश्तरियाँ क्या होती हैं? प्लेट्स। ठीक है, प्लेटों को कहते हैं। कटारे, तलवारें जिनमें से कुछ के दस्तों में कांसे के आभूषण जड़े हैं, तीर के फलक तथा बर्छे के फलक जिनके पात्र खोखले हैं, विशेष अवसरों के लिए सीप जड़ी कुल्हाड़ियाँ, लोहे के त्रिशूल आदि हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें मिली हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? एक बात जो मुझे समझ में आ रही है और आपको भी समझ में आ रही होगी कि ये जो संस्कृतियाँ हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं। यानी कि हमें ताम्रपाषाण संस्कृति जहाँ मिल रही है वहाँ हमें कहीं कहीं थोड़ा बहुत कांसे का उपयोग भी देखने को मिल जाता है, हालांकि वो बहुत कम है ना। ऐसे ही हमें लोहे का उपयोग देखने को मिल रहा है ना, लोहे का उपयोग भी है और वहाँ थोड़ा सा कांसा भी है। तो इस तरीके से कहीं कहीं ये ओवरलैप भी कर रही हैं। धातु की अन्य वस्तुओं में सबसे अधिक संख्या में ताम्र एवं कांसे की घंटियां पाई गई हैं जो कि घोड़े अथवा गायें बैलों की घंटियों के रूप में इस्तेमाल की जाती रही होंगी। सोने अथवा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके भी इन स्थलों से प्राप्त हुए। ठीक, तो ये जो खुदाई हुई है, जो उत्खनन हुए हैं, तो कितना सारा सामान जो है हमें मिलता है, तो वो कितना कुछ बयान करता है इन लोगों के बारे में। तो इतिहास की बहुत सारी जानकारी जो है वो हमें पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त हो रही है, जैसा कि हम इस काल में देख रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि शवधान की दो विधियां, आंशिक शवधान और पूर्ण शवधान के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। चलिए अब मैं इसके बारे में बात करती हूँ। हालांकि अगर आपने मेरे पहले 2 लेक्चर देखे होंगे तो आपको पहले से पता होगा। जिनको पहले से पता है वो एक बार फिर सुन लीजिए, रिवाइज हो जाएगा आपका। आंशिक शवधान, महापाषाण संस्कृति में अधिकांश मृतकों का आंशिक शवधान किया जाता था। दक्षिण भारत से मिली अधिकांश कब्रों में वयस्कों की केवल कुछ चुनी हुई हड्डियों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। पूर्ण शवधान, पूर्ण शवधान में क्या होता था? नागार्जुनी कोंडा, मास्की आदि चन्नल्लूर आदि से पूर्ण शवधान के उदाहरण मिले हैं। पूर्ण शवधान में मृतकों को पूर्व पश्चिम क्रम अर्थात सिर पूर्व की ओर और व पैर पश्चिम की ओर कर दफनाया जाता था। मृतक बच्चों को पूर्ण रूप से बड़े बड़े घड़ों यानी कलशों में, कलश हम जिनको कह रहे हैं वो एक्चुअल में बड़े घड़े से हैं, घड़े की तरह के हैं, घड़ों में रखकर दफनाया जाता था। इसको जो है पूर्ण शवधान या कलश शवधान कहा जाता था, है ना, जिसे कलश शवधान कहा जाता था। अंत्येष्टि सामग्री, अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार, अंतिम किसी भी मृत व्यक्ति का जो होता है वो
अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण आदि मिले हैं। अंत्येष्टि सामग्री या तो कब्र में शव के साथ रखी गई है या कब्र के बाहर स्मारक के पास रखी गई है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमारा ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ अध्याय समाप्त होता है। ये लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर अभी भी कहीं आपको कोई डाउट रह गया है, कहीं कुछ कन्फ्यूज़न हुई है, तो कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको आपकी किसी भी तरह के क्वेश्चन या डाउट को जो है आंसर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। साथ ही अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिए। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले किसी नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा।